बकरी को हम लोग जो है गरीबों की कामधेनु के नाम से जानते हैं। और गांधी जी को आप जानते हैं, वो हमेशा अपने पास बकरी यानी रखते थे और बकरी का ही वो दूध पसंद करते थे। बकरी के दूध में भैंस, गाय यानी कि इन पशुओं के मुकाबले अत्यधिक रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता इस बकरी के दुग्ध में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए भैंस या गाय के दूध से 10 गुना अधिक जो है विभिन्न रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बकरी का दूध में होती है। जैसे आपने देखा होगा डेंगू के समय प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरता है, तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप जो है बकरी का दूध लीजिए और उसमें पपीते के 1-2 पत्ते को मिला करके जो है सेवन करिए, तो आपका प्लेटलेट्स तेजी से रिकवरी होता है। इसलिए यानी कि जैसे टीबी हो गया या अन्य बीमारियां हो गई, उनके लिए बकरी का दूध बहुत ही लाभदायक होता है। अब विश्व में अगर बात करेंगे दूध की रानी के नाम से जिस बकरी की प्रजाति को जाना जाता है, वो सानेन बकरी है जो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। ये भी यानी IAS में पूछा गया प्रश्न है। सर, मैं अनूप सर, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा बनते हैं, जो कि लगभग अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इन परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को हम लोग जो है क्विक रिवीजन के तौर पर जो है देखेंगे, क्योंकि RO का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इधर जो है रेलवे के एग्ज़ाम है और PGT के एग्ज़ाम है, और भी विभिन्न प्रकार के जो PCS के एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम है, उन सब में प्रश्न बनता है। तो देखते हैं, हम लोग बात करते हैं भारत में पशुधन की। तो भारत पशुधन के मामले में विश्व का सर्वाधिक धनी देश है। पशुधन के संदर्भ में आप जानते हैं कि भारत में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गी पालन, ये सारे जो यानी कि पशु हैं या जो जानवर हैं, उनको जो है कई पर्पज के लिए पाला जाता है। दुग्ध के लिए, कार्य करवाने के लिए, और इनसे जो अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उसके लिए, जैसे मांस हो गया या और भी जो है अन्य बाई प्रोडक्ट हैं, उसके लिए जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब बात करेंगे हम लोग जो है यहाँ पर, अगर बात करते हैं कि भारत, जैसे आप देखते हैं, व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में संपूर्ण आहार के लिए दुग्ध की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा है, उसको जो है यानी पोषण के लिए दुग्ध की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से वो अपने माँ से दूध प्राप्त करता है, या वो अन्य जो हमारे पास यानी जो पालतू पशु हैं जिनसे दूध प्राप्त करते हैं, गाय है, भैंस है या बकरी है या अन्य जो जानवर हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। तो दुग्ध एक संपूर्ण आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। तो देखें, दुग्ध उत्पादन में 1998 से भारत प्रथम स्थान पर है। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत यानी दुग्ध उत्पादन के मामले में कब से प्रथम स्थान पर है, तो 1998 से। अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे। पहले ये कुछ इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट नोट कर दिए हैं, इनको समझते हुए आगे चलेंगे। पशुओं का जो हम प्रजनन कराते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि यानी जो पशु हैं उनको प्रजनन करा के हाइब्रिड जो है प्रजातियां जो है वो भी डेवलप किया जाता है, और जो है यानी कि जो उनका गर्भाधान की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाता है, जिससे कि यानी जो अन्य जो और भी जनरेशन है यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री की, उसको और अधिक बढ़ाया जा सके। तो इसको हम लोग कभी कभी प्रश्न आएगा कि पशुओं के प्रजनन को किस नाम से जानते हैं, तो स्टॉक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब आप जानिए प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता की जो है यानी कि प्रतिदिन कितने ग्राम जो है
व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो कंप्लीट आहार में आप देखेंगे कि कम से कम व्यक्ति को 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इतना दूध उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये एवरेज जो है कम है, भारत में इतना यानी कि जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जो मात्रा निर्धारित किया गया है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये मात्रा जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। संतुलित जो है जो दूध की मात्रा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 226 ग्राम या 220 ग्राम के आसपास है, ठीक है। अब भारत में बात करेंगे जो यानी कि अर्थव्यवस्था है, उसमें जो आर्थिक नियोजन स्टार्ट होता है 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं जब प्रारंभ होती हैं, तो वहाँ पर जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो आप सभी जानते हैं कि 1951 से 56 तक चली, इसमें कृषि पर महत्वपूर्ण बल दिया गया। हैरड और ढूमर मॉडल पर यह आधारित थी और इस योजना में यानी पशुओं के विकास के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसे मूल ग्राम योजना यानी की विलेज स्कीम के नाम से जाना गया था। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि मूल ग्राम योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे आगे भारत में 1965 ईस्वी में क्या होता है, जो अमेरिका में खोजे गए हाई एल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं उनको एम.एस. स्वामीनाथन जो है संपर्क करते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग से और जो है इसको इंपोर्ट कराते हैं। फिर इसका परीक्षण कार्यक्रम होता है, फिर उसके बाद इसकी बुवाई होती है और 1966 और 67 के सेशन में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, हरित क्रांति आती है जिसका जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। उसी समय भारत में 1964 और 65 में इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये संचालित किया जाता है, इससे कि यानी पशुओं में और तीव्रता से जो है विकास किया जाए और दुग्ध की उपलब्धता को कैसे बढ़ाया जाए इस पे काम किया जाता है। 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किया जाता है गुजरात के आनंद नगर में। आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा कि जो वर्गीस कुरियन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर्स के नाम से जानते हैं भारत में, यानी कि श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। तो उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किया और यानी ऑपरेशन फ्लड जो है चलाया गया, जिससे कि भारत में दुग्ध की उपलब्धता जो है अधिक से अधिक यानी कि बढ़ाई जा सके और जो है लोगों तक जो है दुग्ध उपलब्ध कराया जा सके। अब ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। अब भारत में जो पशु विकास कार्यक्रम है उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका मुख्यतः जो है दुग्ध यानी कि उत्पादन के लिए, दुग्ध प्राप्त करने के लिए इन पशुओं को पाला जाता है। अब गाय की अगर बात करेंगे तो आप देखिए, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो इतिहास में जो है ऋग्वैदिक काल में गाय को हम लोग जो है मानक मुद्रा के नाम से जानते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया करती थी ये, और उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इसको यानी हत्या न करने वाला प्राणी भी कहा जाता था। लेकिन तो भारत में यानी कि गाय जो है क्या एक पवित्र जो है प्राणी है और इसको जो है यानी कि पशु है, सॉरी प्राणी है यानी या पशु है, ठीक है। यहाँ पर गाय को अगर आप देखते हैं तो जो इसमें इसकी 27 जो है प्रजातियाँ हैं और इसमें जो है अलग अलग प्रजातियों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ जो भारी नस्ल प्रजाति है वो कांकरेज प्रजाति है, ठीक है। और इस गाय के दुग्ध में ये बताया जाता है कि इसके दुग्ध में यानी कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता होती है। तो जो भारी नस्ल है वो कांकरेज है। दुधारी जो है गायों के लिए जो प्रजातियां हैं वो साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिरी है, देवली है। ये जो है क्या है, ये प्रजातियां हैं। दुधारी जो है जो गाय की नस्ल है ये। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक जो दूध देने वाली गाय की प्रजाति है वो कौन सी है, या भारी नस्ल की गाय की कौन सी प्रजाति है, ये पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है।
ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व में इनकी गाय सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की कौन सी प्रजाति है। तो आप देखेंगे होल्स्टीन फ्रिजियानी जो है अमेरिका में पाई जाती है। ये जो है यानी कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। अब भैंस के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि यानी भैंसों की अगर बात किया जाए तो भैंस को हम लोग एक तो यानी कि दूध के लिए पालते हैं, दूसरा इसका जो है और अन्य कार्य है उसके लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो है दो तरह की भैंसें पाई जाती हैं, एक जो है यानी कि वाटर बफेलो जो पानी में रहती हैं, और दूसरी शिप जो है जो यानी क्या होती हैं, आपने देखा होगा दलदल वगैरह में वहाँ रहती हैं। तो सर्वाधिक जो दुग्ध देने वाली जो भैंस की प्रजाति है वो भारत में ही है, जिसे हम लोग मुर्रा के नाम से जानते हैं। और अन्य प्रजातियां हैं जिसमें जफराबादी, नीली रावी, ये जो है नीली रावी, जफराबादी और ये मुर्रा प्रजाति है जो है सर्वाधिक दूध देती है। लेकिन जो है भैंस की जो प्रजातियां हैं उसमें यानी सर्वाधिक जो फैट पाया जाता है, यानी कि जिस भैंस की प्रजाति में, वह भैंस की प्रजाति है भदावरी। भदावरी जो भैंस की प्रजाति है इसमें 12 से 14% जो है फैट पाया जाता है। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगर हम बात करें कि भैंस के जो है इसके विकास के लिए और इसमें जो है और भी विभिन्न प्रकार की जो है रिसर्च जो खोजें की गई हैं जिससे और अधिक इसको प्रोत्साहित किया जा सके, तो इसके लिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र जो है हिसार में खोला गया है। ये डायरेक्ट आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हिसार में एस्टैब्लिश किया गया। अब आप देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च जो है जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये आपका जो है ICRA जो है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है जो यानी कि ICRA इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च जो है जो आपका ये काउंसिल है, ठीक है, यानी कि परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, उस 2009 में इसने भैंस का पहला क्लोन डेवलप किया था और इसका नाम दिया गया था पांडे। यानी ये जो है सेम भैंस का ही जो है जो बच्चा था उसको जो है आर्टिफिशियली रूप से क्या किया गया, डेवलप किया गया, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक जो है बच नहीं पाया, इसको निमोनिया हो गया और उसके बाद इसकी डेथ हो गई। फिर यानी कि NORI यानी कि रूरी के द्वारा जो करनाल हरियाणा में है उसके द्वारा एक और दूसरा क्लोन तैयार किया गया, यानी कि इसका जन्म कराया गया और इसका नाम दिया गया गरिमा। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 2009 में भारत ने भैंस का जो पहला क्लोन डेवलप किया था उसका क्या नाम है, तो उसका पांडे या पांडा नाम था, ठीक है। फिर इसके बाद भेड़ की बात करते हैं, यानी कि जो भेड़ है इसकी सर्वाधिक जो दूध देने वाली जो प्रजाति है वो भारत में ही है, इसको हम लोग लोही के नाम से जानते हैं। ये लोही नाम की जो भेड़ की प्रजाति है वो सर्वाधिक दूध प्रदान करती है। ऊन के लिए हम लोग भेड़ों का यानी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जो सर्वाधिक जो है जो ऊन प्रदान करने वाली जो भेड़ की प्रजाति है वो है मैरिनो, और ये जो है कहाँ पाई जाती है, स्पेन में पाई जाती है। ये प्रश्न IAS में पूछा गया है। फिर आप देखिए सर्वाधिक लंबी ऊन की, इसकी ऊन जो है सर्वाधिक लंबी होती है, उस भेड़ की प्रजाति कौन सी है, उस भेड़ की जो प्रजाति है वह है लिस्टर, जो इंग्लैंड में पाई जाती है। तो लिस्टर नामक जो प्रजाति है वो भेड़ की है जो स्पेन में पाई जाती है, ठीक है, सॉरी इंग्लैंड में पाई जाती है। सर्वाधिक लंबी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय अगर बात करेंगे, भारत में जो भेड़ है ऊन के लिए जो यानी भेड़ की प्रजाति प्रसिद्ध है वो बीकानेरी और चोकला जो है ये प्रजातियां हैं जो फेमस है। मांस के लिए भी भेड़ का पालन किया जाता है, और आप देखते हैं कि मांस के लिए जो भेड़ की प्रजाति है वो यानी एक जालौनी और लिस्टर, ये जो है प्रजातियां भेड़ की हैं, और ये जो है मांस के लिए जो है इनका पालन किया जाता है। इसके साथ ही विश्व में अगर आप बात करेंगे बकरी के ठीक है, तो सानेन जो बकरी है वो कहाँ पाई जाती है, स्विट्जरलैंड में। इसे यानी मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है।
फिर भारतीय बकरियों में देखेंगे सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी की प्रजाति है वो जमुनापारी है। ठीक है, तो ये जमुनापारी भारत में और पूरे विश्व में जो है दूध की रानी के नाम से जानी जाने वाली जो बकरी की प्रजाति है वो सानेन है। अब बकरियों का पालन ऊन के लिए भी किया जाता है और मांस के लिए भी किया जाता है। तो ऊन के लिए जो प्रजाति प्रसिद्ध है बकरी की वो है पश्मीना, गद्दी और अंगोरा। अंगोरा जो है ये बकरी की प्रजाति है, ये विदेशी नस्ल है। पश्मीना और गद्दी जो है ये भारतीय नस्ल की बकरियों की प्रजातियां हैं। जो पश्मीना है ये और गद्दी है ये जो है कश्मीर में पाई जाती है और जो है इसकी ऊन जो है यानी काफ़ी फेमस है, पश्मीना ऊन जो है। अब आपने देखा होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है यानी कि फैक्ट थे जो आपको जानना जरूरी थे। इसके आगे जो है हम लोग ये भी देखते हैं कि आपने देखा होगा दुग्ध जो है यानी क्या है, पायस है। ठीक है, और दुग्ध जो है उसको हम लोग संपूर्ण आहार के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा दुग्ध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसीन की वजह से होता है और दुग्ध में जो यानी मिठास होती है वो लैक्टोज शर्करा के कारण होती है। आपने देखा होगा दुग्ध की अगर हम शुद्धता की बात करते हैं तो उसको लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दुग्ध से दही बनने में कुछ बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा यानी लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होता है वो दुग्ध को दही से कन्वर्ट करने में सहायता करता है। अब आप देखिए जो है यानी कि जो पशु है इनमें जो है ये प्रजनन से संबंधित तथ्य हैं। कभी कभी परीक्षा में यहाँ से भी पूछा जाता है इनकी जो गर्भावधि है वो कितने दिन की होती है। तो जैसे गाय है, गाय की गर्भावधि 280 दिन है, भैंस की गर्भावधि 310 दिन है, भेड़ की गर्भावधि 150 दिन है, बकरी की गर्भावधि 151 दिन है। अब आप ये भी जानते हैं कि पशुओं से जो बनने वाले प्रश्न हैं उनके संबंध में एक प्रश्न ये भी आता है कि उनकी आयु की गणना कैसे किया जाता है। तो आयु की गणना करने के लिए दो मेथड का प्रयोग किया जाता है। एक है सींग के छल्ले गिनकर और दूसरा है उनके दांतों के आधार पर। तो सींग के छल्ले गिनकर कैसे पता लगाया जाता है, तो 2 वर्ष की उम्र के बाद आप देखते हैं प्रतिवर्ष जो है यानी कि जो पशु होते हैं उनमें सींग में एक छल्ला बन जाता है। तो उसके आधार पर पशुओं की उम्र की गणना किया जाता है। दूसरा जो है दांत को गिन करके उनकी आयु का अनुमान लगाते हैं। तो 6 वर्ष तक जो है जो कंप्लीट जो दांत होते हैं वो जो है यानी कि पशुओं में निकल आते हैं और उसके बाद से जो है यानी कि उसके आधार पर जो है क्या करते हैं पशुओं की उम्र की गणना लगाई जाती है। तो 2 यानी कि जो आयु ज्ञात करना है वो जो है सींग के छल्ले के आधार पर गिन करके और दूसरा उनके जो है दांत हैं उसके आधार पर जो है हम लोग गिन करके उसके मेथड के आधार पर पशुओं की उम्र का जो है या आयु का अनुमान लगाते हैं। तो उनके पशुओं के आयु से बनने वाले प्रश्न, उनके गर्भाधान या गर्भावधि से बनने वाले प्रश्न, उनसे संबंधित विभिन्न प्रजातियों से बनने वाले प्रश्न, उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो, और ये जो है ये विभिन्न जो है जो पशुपालन है भारत में, चाहे भेड़ हो, भैंस हो, बकरी हो, गाय हो, ठीक है, इनसे बनने वाले जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो हमने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसी पर एक और अगला लेक्चर लेकर के आऊँगा जिसमें विभिन्न प्रकार के जो आपके एक्वाकल्चर है, जो आपका मत्स्य पालन है, ठीक है, यानी कि आपका ये जो मुर्गी पालन है इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य और जो मछली पालन है उससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के तथ्य और जो आपका सिल्वर रेवोल्यूशन आया है अंडा, उससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के तथ्यों को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। अगर आपको ये इसके बाद वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है नेक्स्ट मुझे इस वीडियो में कमेंट जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंचा सकूं। ओके, थैंक यू।